टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कल जैसे ही कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद से इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे आप लोगों के, और मुझे बहुत सारे सब अपने अपने टीवी के भेज रहे थे फोटोग्राफ्स कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं। तो मैंने फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है, वो पूरा का पूरा पॉलिसी का आपको बताया है क्या स्ट्रक्चर है 2020 का। पूरा वो 60 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, मैंने पूरा रीड किया और उसके बाद मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, इसलिए थोड़ी टाइम लगा। तो आज के इस वीडियो में सबको अपने अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और ये क्यों लेकर आ रही है गवर्नमेंट, और बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। तो मैं सब समझा दूंगी आपको, और आपके 12th स्टैंडर्ड से नहीं बल्कि आपके डिग्री कॉलेजेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी मैं बताऊंगी। इसलिए सबको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज आपका 12th है, कल आप डिग्री में होंगे, तो दोनों आपको अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है, सबको पूरा फुल देखना है। शॉर्ट में समझाऊंगी लेकिन एकदम अच्छे से समझाऊंगी, तो आपको पूरा देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बहुत सारे हाइलाइट्स हैं। तो फर्स्ट मेन पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, NEP, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसलिए मैंने NEP लिख दिया है शॉर्ट में। aims to provide student with increased flexibility and students, and there will be no rigid separations between arts and science, curricular and extracurricular activities, etc. and etc. मतलब यहाँ पर एम क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ये बहुत अच्छा किया है कि स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन के बीच में कोई भी यहाँ पर रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। अब हम जो है एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर साथ में ही होगा। कोई आपको मना नहीं करेगा कि आप पियानो मत बजाइए अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, या फिर आपको जो बोला जाता है ना एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो और बाकी सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कोई काम नहीं आने वाली है। फॉर एग्जांपल ऐसे बोल देते हैं क्या बार बार डिबेट में जा रहे हो, राइटिंग स्किल कंपटीशन में जा रहे हो, या फिर स्केटिंग कर रहे हो वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं कोई बोलेगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट बताई गई हैं पहली बात यहाँ पर। और आपको जो अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे नॉवेल पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप साइड बाय साइड आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चूज़ कर सकते हैं, लिटरेचर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक अलग फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ठीक है, तो आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि अपने डोमेन से हटकर, फॉर एग्जांपल अगर आर्ट्स के बैकग्राउंड में है, तो आपको अगर कंप्यूटर साइंस लेना है तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रिजिडिटी नहीं होगी, यहाँ पर सेपरेशन नहीं किया जा रहा है, डिवाइड नहीं किया जा रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, ना एक्स्ट्रा करिकुलर, ना करिकुलर, ना आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ठीक है। यहाँ पर किसका बताया है, आर्ट्स का और साइंस का। यहाँ पर ज़्यादा सेपरेशन नहीं होगा आर्ट्स के सब्जेक्ट का और साइंस के सब्जेक्ट का, करिकुलर का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। लर्निंग इन रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग। अब मैं बता दूं, जो 5th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे होंगे उनको मदर टंग में वो अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, जो 5th स्टैंडर्ड तक होती है। 8th स्टैंडर्ड तक भी ले सकते हैं, लेकिन 5th तक तो हाँ ठीक है आप ले सकते हैं। यहाँ पर मदर टंग को क्या किया गया है, ज़्यादा एनकरेज किया गया है। अगर आप मराठी स्पीकिंग है, या फिर बंगाली में पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपकी जो भी मदर टंग है, ठीक है, तो आप वो लैंग्वेज से 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। और आप उसके आगे स्विच ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र होना है तो आप हो सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा रिजिडिटी नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इम्पॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनना। द बिग पुश इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज़ टू कन्वर्ट इट टू 5+3+3+4 सिस्टम विथ 3 years आर प्री स्कूलिंग। ये जो 5+3+3+4 है, ये मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, ये 5+3+3+4
4 है, ठीक है। पहले क्या होता था, 10+2 होता था, 10th स्टैंडर्ड मतलब एसएससी और +2 मतलब HSC। लेकिन अब ये वाला कैंसिल हो गया, 10+2 वाला, अब ये नया वाला आ गया है 5+3+3+4। अब ये 5th में क्या होगा, इसमें जो प्री स्कूलिंग होती थी ना, आंगनवाड़ी, वो मतलब जूनियर केजी वगैरह, इसको और फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड ये दोनों भी रहेंगे, तो मतलब 5 हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड, ये 3 स्टैंडर्ड आ गए। उसके बाद में यहाँ पर 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड, और बाकी का ये जो 4 बचा है ना, यहाँ पर कौन लोग रहेंगे, 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चे रहेंगे, ठीक है। इस कैटेगरी में 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक लोग आएंगे। अब 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड, अब हमें क्या होगा मालूम, 9th स्टैंडर्ड में हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर मुझे सब्जेक्ट मैथ्स नहीं अच्छा लगता है तो मैं नहीं लूँगी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिस्ट्री नहीं पसंद होता है 10th स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन उनके परसेंटेज क्यों कम आते हैं, क्योंकि उन्हें हिस्ट्री नहीं पसंद था। किसी बच्चे को मैथ्स नहीं पसंद होता है, तो यहाँ पर आपको चॉइस मिल जाएगी 9th स्टैंडर्ड से। सोचो 9th स्टैंडर्ड से आपके पास चॉइस होगी कि आपको क्या सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता है और क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। आपको आर्ट एंड कल्चर अच्छा लगता है तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको हिस्ट्री नहीं अच्छा लग सकता है तो आप उसकी जगह पर कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में बहुत बच्चों की परेशानी ये होती है कि उन्हें मैथ्स नहीं अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री नहीं अच्छा लगता है, तो ये बहुत अच्छा हो गया है आप सभी के लिए। लेकिन अभी ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बन गई है, जब ये इम्प्लीमेंट होगी तब बताया जाएगा, ठीक है। करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड, जो करिकुलम कंटेंट होता है, जो हमारा सिलेबस होता है, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है सैम्पलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट सच एज कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग एक्सेट्रा एज डिसाइडेड बाय द स्टेट एंड लोकल कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8। अब ये जो लोकल कम्युनिटी स्टेट है, देखो एक NCERT होती है जो CBSE के लिए टेक्स्ट बुक बनाती है, वो NCERT की टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, जो CBSE बोर्ड फॉलो करते हैं, और एक SCERT होती है जो हमारे लिए बुक्स बनाती हैं, ठीक है। जो रिड्यूस सिलेबस हमने डाउनलोड किया था वो हमने SCERT जो था वो ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ट्वीट किया था, हमने वहाँ से डाउनलोड किया था, राइट। तो ये सारी जो एजेंसीज होती हैं ये 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर क्या करेंगी, बहुत सारा अलग अलग कंटेंट बनाएंगी, क्योंकि यहाँ पर वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल ट्रेनिंग्स होगी, क्राफ्ट के अंदर कारपेंटरी वर्क सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क सिखाया जाएगा, और यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी बच्चों को, ठीक है, स्टूडेंट्स को। क्योंकि फिजिक्स आप पढ़ लेते हैं लेकिन आपको बल्ब चेंज करना नहीं आता है, एक सिंपल सा जो फ्रिज का कनेक्शन है वो भी ठीक करने नहीं आता है, लेकिन फिजिक्स आपने पूरी पढ़ी होती है, मतलब जो भी है। और तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। तो गार्डनिंग हमने पढ़ी होती है थ्योरी में कि हाँ हमें ऐसे ऐसे गार्डनिंग करनी है, लेकिन गार्डनिंग करके आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। आपको प्रोफेशनल्स यहाँ पर सिखाएंगे, जो गार्डनिंग करते हैं वो लोग बताएंगे कि क्या क्या आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और जो भी होगा वो गाइडलाइंस जब आएंगी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम तो मैं और बता दूंगी आपको। यहाँ तक अभी समझा। नेक्स्ट पॉइंट है बैगलेस डेज। ओ माय गॉड, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब छोटी थी तब ये इंट्रोड्यूस क्यों नहीं हुई थी पॉलिसी, क्योंकि इसमें बैगलेस डेज इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे बहुत बारी ऐसा मन करता था कि मैं इतना भारी बैग लेके जाती हूँ स्कूल, ओ माय गॉड, जब मैं छोटी थी। टेक्स्ट बुक रहती थी, ऊपर से वर्क बुक रहती थी, प्लस नोटबुक भी रहती थी, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा वज़न लेके हम लोग स्कूल जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे अच्छा हो गया, सभी के लिए अच्छा हो गया कि छोटे छोटे बच्चों को अब यहाँ पे कुछ डेज जो होंगे, ठीक है, स्पेशल डेज जिन्हें बोला जाएगा बैगलेस डेज, तो उनमें क्या होगा, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बुलाया जाएगा, तो उनको बैग लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर वेरियस न्यू प्रोविजन फॉर चिल्ड्रंस विथ डिसेबिलिटीज़, जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। प्रोविजंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि
हमारी जो चेंज हो रही है सोसाइटी, और अगर हम अपनी पूरी पुरानी वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे ही हम काम चलाएंगे तो कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती है उस हिसाब से हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर। तो यहाँ पर न्यू प्रोविजन उनके लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर टू गेट 6% ऑफ GDP। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हैं आप, और आपको पता होना चाहिए कि हमारी GDP का कितना परसेंट हमारे एजुकेशन में खर्च किया जाता है, कितना परसेंट हेल्थ के अंदर का खर्च किया जाता है, कितना हमारे यहाँ पर जो है जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है GDP का कितना परसेंट वहाँ पर खर्च किया जाता है। तो मैं बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए, सबसे ज़्यादा परसेंट ऑफ GDP खर्च होता है डिफेंस के ऊपर। इंडिया का डिफेंस जो है, डिफेंस सेक्टर जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे ज़्यादा पार्ट हमारा GDP का डिफेंस सेक्टर में जाता है। और आज तक, ठीक है, आज तक यहाँ पर सुन लो, 2 to 3%, कितना 2 to 3% क्या होता था, 2% से 3%, इतना ही, मतलब ठीक है, इतना ही परसेंट GDP की इसमें एजुकेशन सेक्टर, मतलब एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाता था। लेकिन अब देखो 6% खर्चा किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो रिसर्च वर्क होता था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइंस वालों को क्या करते थे ये लोग, देते थे जो भी स्कॉलरशिप वगैरह। लेकिन अब यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स जो भी अलग अलग रिसर्च पेपर होंगे रिलेटेड टू, जैसे कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, वुमेन स्टडीज़ वगैरह जैसे रिलेटेड टू वुमेन्स, तो या फिर जो भी आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें भी ये लोग थोड़ा देंगे, क्योंकि 6% GDP इसमें खर्चा होगा ना एजुकेशन सेक्टर पे, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, अमंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस और बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। ये मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। और नेक्स्ट अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। अब ये पूरा आंसर मैं देती हूँ। बोर्ड में ओवर टाइम ऑल्सो डेवलप फर्दर वायबल मॉडल ऑफ बोर्ड एग्जाम सच एज एनुअल सेमेस्टर मॉडल बोर्ड एग्जाम। अब यहाँ पर बोर्ड एग्जाम कैंसल्ड ऐसा नहीं है, देखो अभी ये जो पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ठीक है, तो अभी तक की जो न्यूज़ है उसमें तो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। अगर फ्यूचर में कोई न्यूज़ आती है रिलेटेड टू योर कैंसलेशन ऑफ एग्ज़ाम तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं अनाउंस हुआ है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, ठीक है, अभी तक ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी हमें क्या बताती है कि हमारा जो एक एग्ज़ाम होता था ना, जैसे फेब में हमारा एक एग्ज़ाम होता था, हम यहाँ पे रट के जाते थे, लिख के आते थे, पूरी साल की मेहनत हम फरवरी के एग्ज़ाम के लिए करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर सेमेस्टर 1 होगा और सेमेस्टर 2 होगा, ठीक है, अब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 होगा। अब ये फरवरी का एग्ज़ाम नहीं होगा, समझा? अब समझा सबको बोर्ड एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेम 1 और सेम 2 का एग्ज़ाम होगा। दिवाली के पहले और दिवाली के बाद जो होता है ना हमारा एग्ज़ाम, वैसे होगा, वैसे टाइप के सेमेस्टर एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका बर्डन कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऊपर से आपका जो 10 चैप्टर, फॉर एग्जांपल एक बुक में 10 चैप्टर है, तो आपके 5 चैप्टर सेम 1 में आएंगे, 5 चैप्टर सेम 2 में आएंगे। तो सोचो कितना स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपको सिर्फ 5 चैप्टर याद रखने सेम 1 के लिए, फिर उसके बाद में सेम 2 के लिए आपको 5 चैप्टर पढ़ने, तो ये कितना ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर 2 पार्ट्स एग्जाम होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव वाला मैं बता देती हूँ, ऑब्जेक्टिव का क्या रहता है, जो MCQ वाले होते हैं, ठीक है, MCQ। और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप वाले कौन से होते हैं, जो हम लॉन्ग आंसर लिखते हैं, लॉन्ग आंसर जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना वो 2 बार लिए जाएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी लेकर आने वाले हैं। और सबसे खुशी की बात कि 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। जो कोडिंग आफ्टर 12th या 12th स्टैंडर्ड में जो IT वगैरह लेते हैं उन्हें थोड़ी सी कोडिंग बताई जाती है, और BTech के बच्चों को तो कोडिंग सिखाई जाती है। लेकिन अब 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर थोड़ा पार्ट जो है कोडिंग का सिखाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर उनको सुडोकू वगैरह जो सोचने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पजल्स
रिलेटेड टू कैलेंडर और वो सारे जो रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन वो सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देयर विल बी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन फॉर दोज हु विश टू लीव द कोर्स इन द मिडिल। अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट ईयर, देखो अभी आप 12th में हो, अब नेक्स्ट ईयर आप जाओगे डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन के लेने के लिए, तो क्या होता था, हमें डिग्री कॉलेज में क्रेडिट मिलते हैं, ठीक है, मुझे क्रेडिट मिलते हैं, CGPA आता है मेरा, मुझे परसेंटेज लिख कर नहीं आते हैं मेरे, जब मेरा रिजल्ट आता है तो मेरे को CGPA लिख के आता है, 9 पॉइंटर्स आता है अभी तक, 9.7, 9.8, 9.9, ये ऐसे CGPA अलॉट किए जाते हैं। और क्रेडिट अलग होते हैं, ठीक है, क्रेडिट कैसे होते हैं, जैसे सभी सब्जेक्ट को अलग अलग क्रेडिट मिले होते हैं और फिर हमें जैसे मार्क्स आते हैं तो हमें उस पर क्रेडिट मिलते हैं। तो ये एक साल मैंने जितने क्रेडिट अर्न किए तो वो क्या होगा, अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके अंडर क्या होगा कि वो जो मेरे फर्स्ट ईयर के क्रेडिट है, ठीक है, अब वो जो मेरे फर्स्ट ईयर के क्रेडिट है समझो 24, इसको स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है, इसको क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन तो फिर मैं अगर 2 साल बाद या 3 साल बाद सेकेंड ईयर में एडमिशन लेती हूँ, ठीक है, मेरा मन नहीं है, मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया एक पर्सन ने और सेकेंड ईयर में इसने क्या किया, ड्रॉप करा और इसे नहीं पढ़ाई करनी थी, फिर इसने 2-3 साल बाद एग्ज़ाम 2-3 साल बाद इसने क्या किया, सोचा कि अब मुझे वापस से पढ़ाई करनी है। तो इसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसे फर्स्ट ईयर में ही वापस से एडमिशन लेना पड़ेगा वो पर्टिकुलर पर्सन को। वो पर्सन क्या कर सकता है, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा, क्योंकि उसने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई तो कंप्लीट करी थी, उसके क्रेडिट क्या किए गए थे, स्टोर किए गए थे, ठीक है, डिजी लॉकर टाइप्स में। तो वो जो उसके क्रेडिट थे, अब देखो कितना अच्छा हो गया है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, आप लोग इसका बेनिफिट उठाओगे कि अगर आपका मन है, आपने 2 साल यहाँ पर कोर्स किया, आपको डिप्लोमा मिल गया। अब देखो यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि आप अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो अपनी, अब आपने एक 3 या 4 साल की डिग्री का क्या लिया है, 3 या 4 साल की आपकी डिग्री है, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए गए तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको क्या मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। और अगर 4 इयर्स का करते हैं तो 4th ईयर में क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी और आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी। इंटर्नशिप कितनी अच्छी होती है पता है आपको, इंटर्नशिप में क्या होता है, आप जो काम करते हो ना आपको पेमेंट मिलती है, ये बात बहुत अच्छी होती है। 4th ईयर जो जिसका होता है उसको इंटर्नशिप होती है और इंटर्नशिप के आपको पैसे मिलते हैं, आपको काम करोगे ना आपको पैसे मिलेंगे। तो ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोग बेनिफिट होने वाले हो। मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और आप लोग बहुत अच्छे हो और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए आप लोग बहुत लकी हो। तो मैंने आपको सब बता दिया है। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन है, आप क्लियरली अपना क्वेश्चन लिखो, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। HRD मिनिस्ट्री जो है उसको रीनेम कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, और यहाँ पर ही मैं वीडियो एंड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बात करेंगे न्यू टॉपिक के ऊपर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच।